अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टीवी पिक्चर एनालिसिस एंड सिंथेसिस के कुछ टॉपिक्स तथा टोनल ग्रेडेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी रिक्वायरमेंट्स। वीडियो एम्पलीफायर को बार पैटर्न से रिलेटेड लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए करेक्टली रेस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर हम बार पैटर्न की बात करें, जैसे कोई बड़ी बार्स के अगर वीडियो सिग्नल आप निकालते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो आती है। तो वीडियो एम्पलीफायर ऐसा होना चाहिए जो बार पैटर्न को करेक्टली रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि बार पैटर्न का मतलब है कि बहुत मोटी मोटी यानी बड़ी इंफॉर्मेशन वाली पिक्चर। तो ऐसी पिक्चर को सही ढंग से रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये फिगर ए में बार पैटर्न दिखाई नहीं, आधी पिक्चर वर्टिकली देखें, आधी पिक्चर ब्लैक और आधी पिक्चर वाइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वीडियो सिग्नल आएगा, एक स्क्वायर वेव साइकिल ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग आपका लो और वाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे हम देखते हैं दोनों अपोजिट है। एक आपका लेवल आपका ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग है, दूसरा वाइट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एक आधा साइकिल आपका ब्लैक है, आधा साइकिल आपका वाइट है। इस टाइप से इंफॉर्मेशन लगातार चल रही है। सेकंड आता है 50 हर्ट्ज पर एम्पलीफायर अच्छा स्क्वायर वेव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। हम 50 हर्ट्ज यूज करते हैं जनरली फ्रिक्वेंसी, क्योंकि उसके ऊपर का स्क्वायर वेव का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिलता है हमें। एम्पलीफायर मस्ट हैव गुड साइन वेव रिस्पॉन्स विद नेग्लिजिबल फेज डिस्टॉर्शन डाउन टू मच लोअर फ्रिक्वेंसी देन फील्ड फ्रिक्वेंसी। एम्पलीफायर का जो साइन वेव के लिए रिस्पॉन्स भी अच्छा होना चाहिए और उसमें फेज डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होना चाहिए। फील्ड फ्रिक्वेंसी पर सही फेज व एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स के लिए डीसी कंपोनेंट आवश्यक है। अब फील्ड फ्रिक्वेंसी पर फेज और एम्पलीट्यूड अगर रिस्पॉन्स सही है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि डीसी कंपोनेंट होना चाहिए, जो कि हमने एवरेज डीसी लेवल डाला है किसी भी पिक्चर सिग्नल में। एम्पलीफायर को डीसी से 5 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के लिए अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना चाहिए। अब आपका जो वीडियो फ्रिक्वेंसी 0 से 5 मेगाहर्ट्ज की, 0 का मतलब है डीसी से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज के लिए फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। ये हमारी लो फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट्स है। अब उसके बाद आते हैं लाइंस की संख्या का बैंडविड्थ पर प्रभाव। यानी पिक्चर को देते हैं कितनी लाइन से मिलकर के बनी है। जैसे इंडियन सिस्टम में हम दे रहे हैं 625 लाइन से बना है, तो वो लाइंस की संख्या को बढ़ाने और घटाने पर आपका बैंडविड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम देखते हैं। लाइंस की संख्या बढ़ाने पर टीवी पिक्चर के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ जरूरी है। जैसे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाएंगे, आपको जो टीवी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए बैंडविड्थ ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एफएच के लिए लाइंस की संख्या अब अगर आप मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी का फार्मूला को रिमाइंड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप नंबर ऑफ लाइंस जो है न्यूमरेटर में आता है। जैसे लाइंस बढ़ेगी पिक्चर की, मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। लाइंस की संख्या बढ़ने पर एक लाइन का समय घटेगा। जब लाइंस पूरा पिक्चर फ्रेम के अंदर लाइंस की संख्या बढ़ाएंगे तो पर लाइन का टाइम जो है वो, लाइंस की संख्या बढ़ने पर लाइन का टाइम जो है घट जाएगा, क्योंकि टोटल फ्रेम टाइम के अंदर जो है वो एक लाइन का टाइम घटेगा। तो एफ एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन एक्टिव लाइन। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो एफ एच कम होगी, टाइम ड्यूरेशन घटेगा तो एफ एच बढ़ेगी। बीम स्पॉट मूव एट फास्टर रेट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग हाइएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। ये हम इजीली देख सकते हैं। इफ नंबर ऑफ लाइन्स इन वन फ्रेम डबल्ड, अभी एक फ्रेम में नंबर ऑफ लाइन डबल कर दें तो बैंडविड्थ आल्सो डबल, तो बैंडविड्थ भी आपकी डबल हो जाएगी। इट वर्टिकल रिस्पॉन्स एंड हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन आर मेड इक्वल। अब वर्टिकल रेजोल्यूशन या हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन इक्वल बनाया है तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 4 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। तो बैंडविड्थ आपकी आएगी 4 गुना। ये बैंडविड्थ का नंबर ऑफ लाइन से रिलेशन हम निकाल दें। इफेक्ट ऑफ इंटरलेस स्कैनिंग ऑन बैंडविड्थ। यदि प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में 25 फ्रेम पर सेकंड के बजाय 50 फ्रेम पर सेकंड कर दें तो हम फ्लिकर रिड्यूस करने के लिए एक तो हमने इंटरलेस स्कैनिंग यूज की थी, दूसरा हम प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के अंदर ही फ्रेम्स की जो रेपिटेशन रेट वो डबल कर दें तो फ्लिकर तो
तो क्या होगा, फ्लिकर तो रिड्यूस हो जाएगा परंतु स्कैनिंग स्पीड डबल हो जाएगी, परंतु बैंडविड्थ भी डबल रिक्वायर। तो इससे क्या होगा, स्कैनिंग स्पीड डबल हो जाएगी, और स्कैनिंग स्पीड आपको डबल करने का मतलब आपको बैंडविड्थ भी डबल हो जाएगी। अब चैनल बैंडविड्थ प्रोग्रेसिव में कितनी, 2 इंटू चैनल बैंडविड्थ, इंटरलेस स्कैनिंग में जो भी चैनल बैंडविड्थ है उससे डबल बैंडविड्थ आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। इंटरलेस स्कैनिंग फ्लिकर रिड्यूस करती है, वह बैंडविड्थ बचाती है। तो इंटरलेस स्कैनिंग में क्या है कि इंटरलेस स्कैनिंग के अंदर आपका फ्लिकर भी रिड्यूस होता है और बैंडविड्थ भी कंजर्व हो जाती है, बच जाती है। इफेक्ट ऑफ फील्ड फ्रिक्वेंसी ऑन बैंडविड्थ। अब इंक्रीज इन फील्ड फ्रिक्वेंसी रिड्यूसेज वन लाइन पीरियड। फील्ड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वन लाइन पीरियड जो रिड्यूस होगा, वन लाइन पीरियड रिड्यूस होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन फील्ड फ्रिक्वेंसी। तो फील्ड फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आपकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगी। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पल्सेज। सिंक पल्सेज के बारे में बैंडविड्थ की बात करें, सिंक पल्सेज के लिए क्या आपको अलग से बैंडविड्थ चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं। पल्स विड्थ ऑफ इक्वलाइजिंग पल्सेज की जो पल्स विड्थ हमने ली है 2.3 माइक्रोसेकंड, इसमें राइज टाइम आपका 0.2 माइक्रोसेकंड, और हाईएस्ट नेसेसरी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1/2 इंटू अलाउड राइज टाइम या 2.5 मेगाहर्ट्ज। इन वीडियो सर्किट वी आर यूजिंग ऑलरेडी 5 मेगाहर्ट्ज, सो दीज सिंक पल्सेज आर एडजस्टेड इजीली इन बैंडविड्थ। तो बैंड जो मैक्सिमम मॉडरेटिंग फ्रिक्वेंसी हम ऑलरेडी 5 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, उसमें हाईएस्ट नेसेसरी फ्रिक्वेंसी के लिए सिंक पल्सेज के लिए 2.5 मेगाहर्ट्ज है, तो इजीली उसमें एडजस्ट हो जाएगी जो ऑलरेडी बैंडविड्थ आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है इंटरलेस एरर। सेकेंड फील्ड के स्टार्टिंग टाइम में एरर के कारण होती है। इंटरलेस कैसे होगी कि जब आपका 312.5 लाइन पूरी हो जाएगी तो टॉप पर बीम जाती है और स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर शिफ्ट कर जाए तो उससे आपको क्या होगा, एरर प्रोड्यूस होगी। यदि सेकंड फील्ड जो स्टार्ट 16 माइक्रोसेकंड से डिले होता है तो इंटरलेस एरर निकालने का क्या रूल है, 48 - 32/32 100 से 50% एरर मानी जाएगी। यदि सेकंड फील्ड 16 माइक्रोसेकंड जल्दी शुरू हो जाए तो भी 50% की एरर रहेगी। 32 माइक्रोसेकंड का डिले होता है, टोटल 64 माइक्रोसेकंड, 32 माइक्रोसेकंड का डिले होता है, 100% इंटरलेस एरर प्रोड्यूस होती है। और 50% एरर जो है पिक्चर को डिस्टॉर्ट कर देगी क्योंकि बहुत बड़ी एरर है। इंटरलेस स्कैनिंग के लिए स्कैनिंग लाइंस ऑड होनी थी। और दूसरी बात क्या है कि इंटरलेस स्कैनिंग के लिए हम स्कैनिंग हमेशा ऑड यूज करते हैं, जैसे 625 की है हमने, तो ये फिगर्स में दिखाया हमने। तो ये आपका करेक्ट वाला 32 माइक्रोसेकंड के 2 पार्ट है। सेंटर में आपका स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है सेकंड फील्ड। इसके बाद ये आपका 50% एरर में 16 माइक्रोसेकंड ये बाद में शुरू हुई है, इसमें ये फिर ये इंटरलेस एरर दिखाया है। उसके बाद ये पल्स रेट दिखाया है। तो इस टाइप से आपका इंटरलेस एरर के कारण से आपका पिक्चर किस तरह से डिस्टॉर्ट हो सकती है, ये हमने दिखाने का प्रयास किया है। और सॉल्यूशन क्या है का यूज ट्रिगर पल्स। तो ट्रिगर पल्स हम इसमें यूज करते हैं। तो मेन एम हमारा इसमें बताने का ये है कि इंटरलेस एरर जो है वो अगर होगी तो पिक्चर जो है आपको डिस्टॉर्ट नज़र आएगी। अब ये लास्ट टॉपिक इस वीडियो का हम यूज करते हैं, टोनल ग्रेडेशन। टोनल ग्रेडेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसमीटर व रिसीवर पर ब्राइटनेस ग्रेडेशन, यानी ब्राइट व डार्क का रेशियो, मतलब हाईएस्ट ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट का रेशियो कितना है ट्रांसमीटर और रिसीवर पर, ये सेम होना चाहिए एज पर रूल। क्योंकि वैसी पिक्चर तब नेचुरल पिक्चर तब नजर आएगी, यानी एक्चुअल में पिक्चर जो है अगर रिसीवर के अंदर तभी वैसी तब नजर आएगी जब दोनों का ब्राइट और डार्क का रेशियो सेम रहे। यानी हाईएस्ट ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट का रेशियो क्या है। टोनल ग्रेडेशन डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। टोनल ग्रेडेशन जो है किन किन पॉइंट्स पर डिसाइड किया जाता है। पहला है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है, पिक्चर की ब्राइटेस्ट पार्ट व डार्क पार्ट की इंटेंसिटी में डिफरेंस, यानी सबसे ब्राइट वाला पार्ट और सबसे डार्क वाला पार्ट में क्या डिफरेंस है, उनमें कितना डिफरेंस है, ये डिसाइड करता है पिक्चर में कॉन्ट्रास्ट कितना है। अब है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। कॉन्ट्रास्ट रेशियो का मतलब है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस अपॉन मिनिमम ब्राइटनेस। जो मैक्सिमम ब्राइटनेस वाला पॉइंट है उसकी मिनिमम ब्राइटनेस से तुलना करना, उनका रेशियो क्या है इन कंपेयर टू ओरिजिनल पिक्चर। ओरिजिनल पिक्चर में रेशियो यदि 10 है 10 10:1 है,
और रिप्रोड्यूस पिक्चर में अगर 5:1 है तो इसका मतलब रेशियो का इनका डिफरेंस है। तो ये हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या है, मैक्सिमम ब्राइटनेस अपॉन मिनिमम ब्राइटनेस का रेशियो, इनकी तुलना करना कहाँ पर, ट्रांसमीटर पर कितना है या ओरिजिनली कितना है और रिसीवर में कितना है। डे लाइट में कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है 10,001। अब डे लाइट नॉर्मल हम डे लाइट की बात करें तो ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना होता है 10,000:1, जबकि पिक्चर ट्यूब में केवल 50:1 या ज़्यादा से ज़्यादा 100:1 पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं। अब जिसका रिप्रोडक्शन जब करेंगे, अब इतना लेवल हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बाहर नेचुरल जो ब्राइटनेस है, सन की ब्राइटनेस है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर में हम ब्राइटनेस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो वहाँ जो रेशियो प्रोड्यूस किया जाता है पिक्चर ट्यूब में या जो भी पिक्चर पैनल यूज कर रहे हैं, वहाँ 50:1 के करीब हम प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100:1। ब्राइटनेस वेरिएशन इन पिक्चर अपॉन ब्राइटनेस वेरिएशन ओरिजिनल सीन, ये इसको बोलते हैं गामा, ये 0.5 होना चाहिए। यानी पिक्चर ट्यूब में ब्राइटनेस वेरिएशन और ओरिजिनली आपका ब्राइटनेस वेरिएशन के अंदर क्या रेशियो है, ये 0.5 के करीब होना चाहिए। यानी ब्राइटनेस वेरिएशन ओरिजिनल के कंपेयर में बहुत कम नहीं होना चाहिए। बहुत कम होगा तो ये रेशियो जो है वो गामा बहुत कम हो जाएगा, जो कि नेचुरलिटी के अगेंस्ट है। स्टूडियो में ब्राइटनेस वेरिएशन की वैल्यू आउटसाइड से कम होती है, क्योंकि स्टूडियो के अंदर लाइट, एम्बियंस लाइट कम होती है, तो इसमें ब्राइटनेस वेरिएशन जो है वो कम होगी। स्टूडियो में जो सीन शूट किया जाएगा उसमें जो है वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो सीन ब्राइटनेस वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं आएगा। हमारी आई 10:1 से ज़्यादा वेरिएशन को अकोमोडेट नहीं कर सकती। अब 10:1 से ज़्यादा का ब्राइटनेस अगर वेरिएशन है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यूइंग डिस्टेंस, कि पिक्चर ट्यूब्स टीवी से आपको कितनी दूर बैठकर पिक्चर को देखना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आई पिक्चर डिटेल्स को रिजॉल्व नहीं कर सकती। अगर आप ज़्यादा दूर से देखेंगे तो आपको पिक्चर के जो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं उसको आप ढंग से देख नहीं पाएंगे, तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। व्यूइंग डिस्टेंस इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि पिक्चर एलिमेंट्स पिक्चर अलग, अब ज़्यादा पास से देखेंगे तो आपको उसके पिक्सल्स अलग अलग दिखेंगे, तो उनमें वेरिएशन आपको नज़र आएगा, यानी पिक्चर आपका सही ढंग से नज़र नहीं आएगी। कहने का मतलब ये पिक्चर को टीवी से बहुत ज़्यादा दूर से भी नहीं देखना है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं देखना है। उपरोक्त कंडीशन तभी अचीव की जा सकती है जब पिक्चर का वर्टिकल साइज आई पर 15 डिग्री का एंगल बनाए। ये एक स्टैंडर्ड हमने बनाया, हमने ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये बनाया कि जब पिक्चर टीवी से अगर आप देखते हैं तो टीवी में ऊपर और नीचे वाले एंड्स की जो आँख के ऊपर जो एंगल बनता है वो 15 डिग्री से 15 डिग्री का एंगल बनता है, तो आइडियल एंगल है, यानी कि आप सही डिस्टेंस से देख रहे हैं। तो ये एक रूल है। मिनिमम व्यूइंग डिस्टेंस ह्यूमन हैबिट्स पर निर्भर करती है, तो जो पिक्चर हाइट का 3 से 8 गुना होती है। अब हर आदमी की हैबिट होती है, कोई टीवी को पास से देखता है, कोई ज़्यादा दूर से देखता है, लेकिन इन जनरल हमने सारी हैबिट्स के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया कि ये पिक्चर हाइट का 3 से 8 गुना होना चाहिए। जो ये रूल हमने ये बनाया कि पिक्चर हाइट का 3 से 8 गुना डिस्टेंस पर अगर हम देखें तो पिक्चर आपको सही नज़र आएगी। ज़्यादातर लोग पिक्चर हाइट का 5 गुना डिस्टेंस पर टीवी देखना पसंद करते हैं, तो बीच के लेवल पर मैक्सिमम पब्लिक जो है इस लेवल पर देखते हैं। व्यूअर्स क्या करते हैं, लगभग पिक्चर हाइट का 5 गुना डिस्टेंस से देखते हैं। ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है। टीवी वाले रूम में एक लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए जो कंट्रास्ट को रिड्यूस करे व आई पर स्ट्रेन भी कम हो सके। अब पिक्चर ट्यूब को जब टीवी से आप पिक्चर को देख रहे हैं, बिल्कुल अंधेरे कमरे में आपको पिक्चर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ब्राइटनेस का वेरिएशन है वो आँख के ऊपर स्ट्रेन डालेगा। तो इसमें पिक्चर टीवी के सामने कोई ना कोई बल्ब सामने जलता हो तो बहुत ही अच्छा, सामने की साइड में कोई लाइट सोर्स होना चाहिए, ताकि ये वेरिएशन है ब्राइटनेस में उसका आइज के ऊपर इफेक्ट कम से कम हो सके। तो इस वीडियो में मैंने कुछ आपको टीवी पिक्चर एनालिसिस और सिंथेसिस के कुछ टॉपिक्स और टोनल ग्रेडेशन के बारे में डिस्कस किया। इसके अंदर मेनली व्यूइंग डिस्टेंस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए आपको। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक ज़रूर लिखें।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।